आज हमारे साथ हैं श्री सुरेश शर्मा जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJI के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मिरर में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पत्रकारिता का सफर कहाँ से शुरू किया और कौन से मीडिया संस्थानों में सीखने को और बेहतर काम करने को आपको मिला? देखिए 89 में मैंने स्वदेश भोपाल संस्करण से अपनी पत्रकारिता प्रारंभ की थी और उस समय मुझे कहा गया कि आप पत्रकार बनिए, इसलिए मैंने स्वदेश ज्वाइन किया और एक ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के माध्यम से हमने अपनी पत्रकारिता प्रारंभ की। लेकिन जो हमारा काम बढ़ता गया या पहचान बढ़ती गई या संपर्क बढ़ते गए या सूत्र पत्रकारिता के डेवलप होते चले गए, तो फिर हमने पत्रकारिता का जो मूल स्वरूप है उसके अंतर्गत जो है पत्रकारिता शुरू की। और काफ़ी समय सीखने के बाद भी और काम करने के बाद भी, जर्नलिज्म के अंदर काम करने के बाद भी, यानी ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के जो ध्येय है, पत्रकारिता के प्रति निष्ठता है जो है, वो हमने स्वदेश से सीखी। उसके बाद भगवती दर वाजपेयी जी के परिवार का एक समाचार पत्र हिंदी एक्सप्रेस, उसके ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया और हमने अपना एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रारंभ किया जो बाद में दैनिक के रूप में बदला। आप उससे परिचित हैं, उसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जर्नलिज्म में निरंतरता 3-3.5 दशक की है और हमने राजनीति में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन तरीके से लोगों के उभार को देखा है और जिस तरीके से पत्रकारों को बनते हुए देखा है और बड़े पत्रकार बनते देखा है, ऐसा अनुभव है, इसके हमें बहुत प्रसन्नता है। अगर आप पत्रकार नहीं होते हैं तो किस क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं? देखिए मेरा जन्म हरियाणा में हुआ और मैं यहाँ बनिए की दुकान पर नौकरी करने आया, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि मैं बनिए की दुकान पर नौकरी करता रहता। लेकिन उस बनिए की दुकान से मैं भोपाल आया और भोपाल में आने से मेरा राजनीति में परिचय हुआ। मैंने कम से कम 5 से 6 साल तक पॉलिटिक्स में काम किया कार्यकर्ता के रूप में और उसके बाद एक घटनाक्रम ने मुझे पत्रकार बना दिया और तब से मैं पत्रकार हूँ। यदि मैं पत्रकारिता में नहीं आता तो निश्चित रूप से राजनीति में काम करता। आपने शिखरवाणी कब शुरू किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मैंने शिखरवाणी समाचार पत्र जो है पाक्षिक के रूप में शुरू किया था और उसके बाद दैनिक किया। दैनिक केवल इसलिए किया क्योंकि देखिए समाचार पत्र का दैनिक प्रकाशन बहुत कठिन काम है और जब भी कोई व्यक्ति दैनिक प्रकाशन करता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसको ब्लड प्रेशर होना ही है, उसके दिमाग में तनाव रहना ही है, क्योंकि लैंडलॉर्ड और अपने व्यवसाय को ढांकने के लिए जो पत्रकारिता करते हैं, समाचार पत्र निकालते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो मूल रूप से पत्रकार और पत्रकारिता को ही जीते हैं और पत्रकारिता ही जिसकी आजीविका है, उनका दैनिक निकालना उनके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मानता हूँ कि मैंने बिना कलंक के और अभी तक निकाला। न मेरे ऊपर कोई पत्रकारिता के ब्लैकमेल का आरोप है, न किसी से दबाव डाल करके कुछ लेने का आरोप है और सभी की मदद से, मैं ये कहता हूँ सभी की मदद से मैं अपना समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा हूँ। इस दैनिक समाचार को प्रकाशित करते हुए 13वां वर्ष चल रहा है, जबकि लगभग 10 बरस तक मैंने 8 से 10 बरस तक जो है पाक्षिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करा। और मुझे इस बात की खुशी है कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि समाचार पत्र कैसे निकाला जाता है तो मैं एक बहुत अच्छा गुरु हो सकता हूँ, क्योंकि मैं न ब्लैकमेल वाले पैसे घर में आने दूंगा और ना ही मैं गड़बड़ियाँ करने दूंगा। और उसके बावजूद भी मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि लोग जो है छोटे से लगाकर, जैसे पाक्षिक हैं और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र निकाल सकते हैं। एक मेरा अहम क्वेश्चन है कि किस तरह के युवाओं को मीडिया में करियर बनाना चाहिए? सैकड़ों मीडिया संस्थानों में आप देख रहे हैं कि लोग PG करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें आप कितने प्रतिशत लोगों को उपयुक्त पाते हैं कि पत्रकारिता के लिए 10%, 20%? देखिए द्वारका जी, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूँ कि पत्रकारिता जो है वो सब्जेक्ट का विषय नहीं है। कोई कहता है मैं डिग्री लेकर के पत्रकार बन गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि डिग्री से कभी पत्रकारिता होती है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि पत्रकारिता जो है वो आपकी समझ पर निर्भर करती है कि जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसमें जनता को देने वाली चीज क्या है।
उसको सेंसेशनल बनाने की चीज क्या है और उसमें अनुपयोगी चीज क्या है, ये तीनों चीजें उसमें समाहित रहती हैं। आपकी पत्रकारिता इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और चर्चा में आना चाहते हैं, या आप जन सरोकार की बात निकाल करके या मुख्य बिंदु जिनके आधार पर मूल पत्रकारिता होती थी वैसा करके आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, या फिर आप जो है नकारात्मक वस्तुओं को ला करके आप जो है पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा बनाना चाहते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है और ये चीजें जो है आपकी व्यक्तिगत समझ से आएंगी। आपके अंदर जो टैलेंट है पढ़ाई वाले टैलेंट से नहीं आएंगे। मैं आज भी आपको कहता हूं कि पत्रकारिता में जो पाठ्यक्रम है वो पत्रकार को भयभीत करने वाले हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर तरीके से ही मेरा मानना है कि हमको जो सुनेंगे लोग उनको ये समझना चाहिए कि उसमें ये डराया जाता है कि कानून आपको कितना बाउंडेशन देते हैं, जबकि हमको पत्रकार बनने के लिए जो क्वालिटी है वो नहीं बताई जाती। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि आप सूचना का प्रसारण कर रहे हैं, जो सूचना से अभिप्राय ये है कि जो बात आज आपने देखी है और एक से अधिक लोगों को जानकारी में है, वो सूचना आप दूसरे दिन अपने चैनल्स में, समाचार पत्र में या उसी दिन चैनल में आप दिखा रहे हैं, यानी कि आपने लोगों को सूचना दी है। समाचार वो होता है कि जो लोगों को नहीं पता उनको ही पता है जिन्होंने किया है वो, और उसको ला करके आप जनता के बीच लेकर के आते हैं, जानकारी देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप समाचार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हम पत्रकार बनना चाहते हैं, वो जो है आप लाते नहीं है, वो कम मात्रा में रहता है। आप देख लीजिए, एक प्रमुख नाम वाले किसी भी समाचार पत्र को उठा लीजिए, वो 8 पेज का निकालता हो या 16 पेज का निकालता हो, उसमें 2 या 3 समाचार होते हैं और सारी सूचनाएं होती हैं। आज एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट तो आज हुआ था, आप सुबह लोगों को बता रहे हो। मुख्यमंत्री ने किसी को सस्पेंड कर दिया, आप लोगों को दूसरे दिन बताते हो। आपने जो है वो ट्रांसफर की सूची जारी हो गई, दूसरे दिन आप बताते हो लोगों को। उसमें समाचार नहीं। समाचार ये है कि मंत्रालय में 15,000 लोगों को सैलरी नहीं निकल रही, ये समाचार है। क्योंकि ये आम जनता का सब्जेक्ट नहीं है, इसको देखा नहीं है किसी ने। इसलिए समाचार और सूचना के अंतर का भेद पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों से नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट पढ़ गया उसके पास स्वाभाविक रूप से नॉलेज आया है, आत्मविश्वास आया है, और गुरुजनों से जो हमारे विद्यार्थी पढ़ करके आ रहे हैं, यानी पत्रकारिता के गुरुओं से सीख करके आ रहे हैं, तो वो एक उनके दिमाग में आत्मविश्वास पैदा करता है। लेकिन पत्रकारिता की समझ जब आएगी जब आप जनता के सरोकार से जुड़ने की कोशिश करोगे। अन्यथा पत्रकारिता का रोजगार तो बना सकते हो आप, लेकिन आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। एक और आम क्वेश्चन ये है कि किसी भी मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? और एक मैंने जनरली देखा कि कोई न कोई मीडिया किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होती है, या कोई राजनीतिक पार्टी किसी मीडिया से जुड़ी होती है, तो ये कितना उचित है, ये क्या ठीक है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। मेरा अनुभव ये है कि राजनीतिक स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, इसका अभिप्राय बिल्कुल अतिरिक्त नहीं है। लेकिन जो पत्रकारिता के संस्थान बन रहे हैं, यानी समाचार पत्र हो या समाचार चैनल हो, जिनकी सबसे ज्यादा टेंशन मेरे जैसे ट्रेड यूनियन में काम करने वाले व्यक्ति को है, वो ये है कि ये सब लोग अपने गोरख धंधे को ढांकने के लिए समाचार पत्र निकाल रहे हैं। आप पत्रकारिता के लिए, जन सरोकार के लिए, सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए, अधिकारियों को की बातों को जनता के बीच, जनता की बात अधिकारियों के बीच तक ले जाने की, या सत्य और तथ्य की बात कम करते हैं। आप केवल ये चिंता करते हैं कि जो पत्रकार है उस पत्रकार की क्षमता के आधार पर हम अपने व्यापार व्यवसाय को, जिसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, उसको कैसे ढांक सकते हैं। आपको 85 से 90% समाचार पत्रों का बैकग्राउंड यही मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है, वो आपने गलत व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे कोई गुटखा निकाल रहा है, अब गुटखे पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही तो उसने समाचार पत्र निकाल दिया। कोई बड़ा कॉलोनाइजर है, उसने कॉलोनी ली और उस कॉलोनी के अंदर जो है उसने देखा कि ये तो सरकारी जमीन दबा ली है, तो मालूम चला उसने एक समाचार पत्र या चैनल शुरू कर दिया। इस तरीके से पत्रकारिता की बदनामी करने का काम वो कर रहे हैं।
मतलब बिना उद्देश्य के नहीं, उद्देश्य उनका काले धन को ढांकने के लिए अखबार चैनल रूपी छतरी लगा रहे हैं, जबकि मीडिया का उद्देश्य ये जबकि होता है। मीडिया का उद्देश्य ये नहीं। आप एक बात गौर करिए, मैं आपको 3 चीजें मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं जो आपके लिए और किसी भी श्रोता के लिए भी और पत्रकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने देश की आजादी के समय समाचार पत्र जगत के उन दिग्गज व्यवसायियों को देखा जिन्होंने कभी झांक करके नहीं देखा, पैसा देते थे। आप बिरला जी का अखबार देख लीजिए, गोयनका जी का अखबार देख लीजिए, देश के आर्थिक साम्राज्य के मालिक थे ये, आज भी हैं। लेकिन इनके समाचार पत्रों में संपादक तय करता था, वो ये नहीं कहते थे कि अमुक व्यक्ति के लिए आप कर दीजिए। तो ये जो था एक दौर था, इसलिए मिशन पत्रकारिता होती थी। और फिर आप तो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप दूसरे दौर की पत्रकारिता को देखिए कि भास्कर निकला, आज निकला, अमर उजाला निकला। इनने व्यवसायिक हितों के साथ पैरेलल पत्रकारिता समाचार पत्र संस्थान निकाले। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन जिन के नाम मैंने उल्लेखित किए हैं इन्होंने गोरख धंधे के लिए अखबार निकाले, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं ये बात, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद के जो दौर में अखबार निकले हैं, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि आपके लिए उचित नहीं रहेगा, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। उन समाचार पत्रों ने जमीनों पर घोटाले किए, काले धंधे किए, शराब का कारोबार किया और बड़ी 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 सड़कें बना रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। उस पर में जो गड़बड़ियां हैं उनको सरकार ने हरकत करे, इसलिए समाचार पत्र निकालती। ये तीन प्रकार की पत्रकारिता है। एक मिशन पत्रकारिता थी, ये दूसरी जो है वॉच डॉग की स्थिति में, और तीसरे हम डॉग की स्थिति में पत्रकार को बैठाया है। ये मान के चलिए आप, इसका पत्रकारिता को बड़ा नुकसान। मतलब ये कि 99% जो मीडिया हाउसेज है वो उनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो नहीं है। मतलब मोटे व्यावसायिक संस्थानों ने जिस प्रकार मीडिया को का अधिग्रहण किया है उससे भारत के लोकतंत्र के चौथे पिलर को बड़ा नुकसान हुआ है और ये हम सब लोगों की चिंता है। आपने मुझे एनयूजे अध्यक्ष के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए मैं आपकी जानकारी में एक बात लाऊं। बीकानेर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक का हमने कहा कि देखिए हम प्रस्ताव पारित कर लेंगे, फिर अधिकारियों को भेज देंगे, फिर सरकार को भेज देंगे, ये रूटीन प्रक्रिया है। हमने कहा कि पत्रकारिता का मूल तत्व समाप्त हो रहा है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। उस मूल तत्व को जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो मूल तत्व कैसे वापस आए, तो हमने अपनी स्पीच में कहा, हमारा रेजुलेशन है इसका, कि भारत का पत्रकारिता मीडिया जगत, ये मूलतः पत्रकार उस हनुमान की स्थिति में आ गया है जिसे अपार शक्ति, अपार विवेक जिसके पास है लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं है, वो भूल गया है। अब भूल कैसे गया होगा वो आज हम व्याख्या कर सकते हैं। आज के संदर्भ में उन हनुमान जी महाराज की व्याख्या उस संदर्भ में थी, तो आज मैं ये मान के चलता हूं कि घरानों के माध्यम से भूल गए होंगे, सरकार के डंडे के माध्यम से भूल गए होंगे, या प्रशासनिक दबाव के कारण भूल गए होंगे। आज का पत्रकारिता जगत का हनुमान अपनी शक्ति और विवेक को भूला हुआ है। हमने प्रस्ताव पारित करके कहा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया जामवंत बनकर के पूरे देश की पत्रकारिता को उसकी याद दिलाने के लिए, उसकी शक्ति को याद दिलाने की भूमिका अदा करेगा। और हमने पूरे देश भर में प्रोग्राम्स चेकआउट किए, सारे राज्यों में जाकर हम एक एक मीटिंग करेंगे, सेमिनार्स, मीटिंग अभिप्राय सेमिनार से है, वक्ता बुलाएंगे, जानकार बुलाएंगे और उसका समापन फिर हम दिल्ली में करेंगे। मेरा कहना इसमें यह है कि पत्रकारिता शक्ति संपन्न है, लेकिन दिक्कत हमारे सामने ये हो गई, इसका क्या तोड़ निकाले, इस पर आप हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे कि हम पत्रकार हैं संस्थान के दरवाजे तक, अंदर घुसने के बाद हम कर्मचारी हो जाते हैं और वो जो संपादक नाम की संस्था को ब्यूरो, उनने जो प्रशासनिक, जो संस्थान के प्रशासनिक लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका हमें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। एक बात मैं पत्रकारिता के बारे में वो कहता हूँ, आपके साथ भी कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि कहना चाहिए, ये जो डिबेट्स हो रही हैं ये पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सामने वाला ये व्यक्ति कहता है कि मैं शो कर रहा हूं, खुद ही कहता है मैं शो कर रहा हूं। शो का मतलब ही ड्रामा होता है। वो एंकर है, पत्रकार नहीं है। वो कहता मैं एंकर हूं। जब एक एंकर एक शो कर रहा है तो उस घटनाक्रम को आप पत्रकारिता के साथ तुलना करके पत्रकारिता को बदनाम न करें। मेरी अपील है सब लोगों से, दो भागों में देखिए। आपको एक स्विफ्ट रिमार्क नहीं करना चाहिए कि पत्रकारिता गड़बड़ हुई। पत्रकारिता बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुई। पत्रकारिता इसलिए कमजोर होती जा रही है कि संस्थानों का व्यवसायिक हित जुड़ गया।
सरकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की भी सरकारें हो। जो मूल पत्रकार है, आज आप एक मैगजीन निकालते हैं, आप मूल पत्रकार हैं, आप जीते भी पत्रकारिता है, खाते भी पत्रकारिता है और सोते भी पत्रकारिता है, और आपके संस्थान को आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसलिए पत्रकारिता मर रही है। पत्रकारिता इसलिए नहीं मर रही कि केवल संस्थान खा रहे हैं, नहीं, सरकारें भी खा रही हैं। और सरकारों को ये चाहिए कि चिन्हित करके पत्रकारिता को बचाइए आप। लोकतंत्र ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका और विधायिका के आधार पर नहीं बच सकता, क्योंकि ये तीनों शक्ति संपन्न है, और शक्ति संपन्न होने के कारण इनके अंदर अहम पैदा हो गया, और किसी भी अहम को तोड़ने की शक्ति केवल पत्रकारिता में थी। आप नेहरू जी से लगाकर अटल जी तक समझ लीजिए, सबने ये कहा कि नहीं, हम पत्रकारिता को विशेष महत्व देंगे, पत्रकार के द्वारा की गई जाने वाली बातें जो है हम बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चाहे व्यंग्य में बोल रहा हो लेकिन वो देश हित में बोल रहा है, वो हमको सुधारने के लिए बोल रहा है। पत्रकार को मार्गदर्शक मानिए, क्योंकि उसके पास जनता का अनुभव है। आप सत्ता के अहंकार में आकर के पत्रकार को दबाने का जितना काम करेंगे, मान लीजिए आप लोकतंत्र का उतना ही नुकसान कर रहे हैं। एक अहम मुद्दा जनरली उठाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रिपोर्टिंग में उसकी लिमिट क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में किसी के बेडरूम में भी आदमी जा सकता है कि क्या है? देखिए, पीठ पत्रकारिता भारत का सब्जेक्ट नहीं रहा कभी। आप उस समय से लगाकर आज तक देख लीजिए, हमने जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो सकता है रिपोर्टर के लिए? वही बता फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के भी कपड़े उतार दो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप पत्रकारिता को बाजारू बना दो। मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे वो समय याद है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में समाचार प्रकाशित करने की ताकत ब्यूरो चीफ के पास नहीं होती। मतलब शालीनता होनी चाहिए। एक स्पेशल करस्पॉन्डेंट के पास भी नहीं होती थी, एडिटर्स के पास जाता था क्योंकि मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता, वो राज्य का मुखिया होता और उसके साथ राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ती है। पत्रकारिता की यही एक मर्यादा है कि आप जो है अपनी सीमाओं का अपने आप निर्धारण करिए। आत्मावलोकन और स्वनियमन, ये आपका सूत्र होना चाहिए। आप स्वनियमन नहीं करेंगे और यदि सरकार आपके नियमन के लिए काम करेगी तो आप पत्रकारिता तो नहीं कर सकते, फिर आप भयभीत। इसलिए हमारा सदैव मानना ये रहता है ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष के नाते भी कि सरकारें हमारे ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करें। हम अपने आप में स्वनियमन के माध्यम से ठीक से चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जिन पत्रकारों के बड़े नाम हैं उनके गोरख धंधे ज्यादा हैं, उन्होंने पत्रकारिता को बदनामी तक ले जा गया। जब मैं ये सुन रहा था कि हमारे देश के एक नामचीन पत्रकार राजदीप सरदेसाई का नाम लेकर के पाकिस्तान के चैनल्स बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा भारत के तो एक हवाई जहाज गिर गया, राजदीप सरदेसाई ने ऐसा कहा। शर्मिंदा था मैं उस समय ये सुन करके कि मेरे एक पत्रकार ने जिसको हम बड़ा पत्रकार मानते हैं, वो यदि इस तरह की बातें करते हैं, कौन सा कालखंड में किस प्रकार की बात करना चाहिए, यदि इतना विवेक हमारे पास नहीं है तो पत्रकारिता के लिए फिट नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमारी सीमाएं हम निर्धारित करें। हमारी सीमाएं केवल वहां तक है जहां दूसरे के अधिकार प्रारंभ हो जाते हैं, वहां हमारी सीमा समाप्त हो जाती है। ये तय फार्मूला है। एक बहुत अहम मुद्दा है जो काफी सालों से और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पत्रकारिता की सुरक्षा जो है उसके बारे में कोई लॉ बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि काफी पत्रकार मारे जाते हैं हर साल। तो इससे तो सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में तो हमने कमेटी बनवाई थी, आपको मालूम है, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के, और उसकी एक बैठक तो शायद हुई, फिर बाद में तो मुख्यमंत्री जी बदल गए मध्य प्रदेश में और उनके सामने फिर से ये मुद्दा लाया जा रहा है। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया है। एक्चुअल में स्वालिका जी, सबसे बड़ा मामला इसमें क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है कि समाचार पत्र जगत को यानी पत्रकारिता को, पत्रकारों को मूल रूप से पहले खबरों से रूबरू होना पड़ता। आज हर स्थान पर माफिया हो गए, राजनीतिक माफिया हो गए, खदान माफिया हो गए, कोल माफिया हो गए, और यहाँ तक कि समाचार पत्र माफिया भी हो गए। तो ये जो माफियागिरी ने पत्रकारिता को कंट्रोल कर रखा है, दबा रखा है, हत्या कर देते हैं, तेल में जला देते हैं। आप छत्तीसगढ़ की घटना देखिए, सेफ्टी टैंक में पटक दिया, कितने दिन तक पत्रकार वहां सड़ गया। ये जो घटनाएं हैं ये न केवल दिल को दुखा देने वाली है, ऐसी घटनाएं होने ही नहीं चाहिए।
निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हो रही है इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा लेकुना है कहीं कहीं, बहुत बड़ी मिली भगत है कहीं कहीं। और एक और सबसे बड़ी बात आप इसके अंदर ये देखिए कि इसके अंदर उन एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों का भी कहीं कहीं हाथ होता है, अन्यथा इतनी शक्ति किसी में नहीं आ सकती। आप सत्ता में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वे सर्वा हो गए, आप मालिक हो गए, ऐसा नहीं है। कानून आप पर भी लागू होता है। इसलिए जो ये माफियागिरी प्रारंभ हुई है, इसने पत्रकारिता को बड़ा डैमेज किया है। अच्छे पत्रकार हमसे छीने गए हैं, जो है पत्रकारिता का मूल मकसद था उसके। तो मुझे ये लगता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून और जिस प्रकार से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को विशेष अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से, चाहे सरकारी कार्य में बाधा के रूप में, चाहे विशेष अधिकार अनंत के रूप में, उसी प्रकार से पत्रकारिता के साथ भी एक विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि पहले हमें अभिव्यक्ति की आजादी से थोड़ा सा आगे निकालते हुए कानून के माध्यम से बांध दिया, और अब हम बार बार कह रहे हैं तब भी सरकारें नहीं चेत रही हैं। जबकि पत्रकार सुरक्षा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में देरी करती तो राज्य की सरकारों को बनाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही आपकी आंख कान है। आपने पत्रकारिता की अनदेखी करके राजनीति में सत्ता पाने की कोशिश की, तो आप विचारधारा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, इनके नाम पर आप सत्ता में आ रहे हैं ना। बड़ा झटका लगता है कभी न कभी इसी प्रकार की घटनाओं से। इसलिए मेरा मानना यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए और पत्रकार को स्वतंत्रता दी जाना चाहिए कि वो आंखें खोले, और आंखें खोलने से हम देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा कर सकते हैं। आशा है बहुत पावरफुल पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार लाएगी और निश्चित पत्रकार सुरक्षित रहेंगे। हम सब यही अपेक्षा करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज दिक्कत क्या हो रही है। हम ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोग हैं, आप लोग बड़े संपादक के रूप में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता हम भी कर रहे हैं। वो क्या रहा है कि अपने बीच के लोग ही जयचंद बनने की कोशिश करते हैं, और वो माहौल जो बनाते हैं, हम सब लोग जो माहौल बनाते हैं, उस माहौल को वो लोग खंडित करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमको विलंब हो रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। वो जाके कह देते हैं अरे नहीं साहब, ये सब लोग नेतागिरी करते हैं, ऐसा करते। जबकि वास्तविकता ये है कि आज पत्रकार के लिए उसकी आजीविका का एक प्रकार से सुरक्षित वातावरण बनना चाहिए, क्योंकि आप इस दौर में कहाँ चला पाएंगे ना। तनख्वाहें मिलती कम है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर बनते नहीं है। मजीठिया का हमारे पास रिपोर्ट आई, सारे अखबारों ने जो है कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आपने उसको पालन नहीं किया। अब तो नई चीज सुनने में आ रही है कि सारे बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने पत्रकारों के लिए एक हायर करना चालू कर दिया, एक कंपनी बना दी, सारे लोग उसमें जॉब कर रहे हैं। वो कंपनी जो है पत्रकार भेज रही है ताकि आपको किसी प्रकार के उसके दायरे में नहीं आएंगे। तो ये जो खेल हो रहा है, ये पत्रकारिता के लिए नुकसान देने वाला, और मेरा मानना है कि इसके बारे में सरकार को चेतना चाहिए। एक एनयूजे के क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके अधिकार क्या हैं और मुख्य कार्य क्या है आप लोगों का। देखिए, हमने ट्रेड यूनियन की जो भूमिका थी कि हम लड़ाई लड़ करके और पत्रकारों के रोजगार और उनके अन्य जो हित थे उनका संरक्षण करा करते थे। लेकिन ये दुख है इस बात का कि सरकारों ने, और मोदी काल में भी मैं कह सकता हूं कि जो लेबर एक्ट थे उनको बहुत बदल दिया। लेबर एक्ट बदलने के बाद वो अधिकार जो है वो क्योंकि एक जमाना था, आजादी के बाद से हमने श्रम आधारित औद्योगिकीकरण की बात की थी। आज औद्योगिकीकरण के बढ़ावे के लिए श्रम सहयोगी हो गया है। पहले श्रम प्राथमिकता में था, अब वो सहयोगी हो गया है। आप इससे अर्थव्यवस्था तो बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था तो आपकी 5वें नंबर, 3रे नंबर, 4थे नंबर पहुंच जाएगी, लेकिन जो एक सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता था वो आपका धीरे धीरे कम हो गया। इसलिए हमसे जब ये कानूनों में संशोधन किया गया तो हमसे मांगा गया था एनयूजीआई से, और हमने जो है उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। लेकिन ठीक है, सरकार ने जो तय कर रखा है वही करेगी। भारतीय मजदूर संघ तक नाराज है इस बात को लेकर के कि आपने जो लेबर कानून में संशोधन किए हैं वो श्रम विरोधी है। हम भी मानते हैं कि श्रम विरोधी कानूनों से श्रमिकों का हित नहीं हो सकता। इसलिए एनयूजीआई ने यह तय किया है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के माध्यम से पत्रकारों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए काम करना प्रारंभ किया है।
हमने एक जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन बनाया है जिसमें हमारे पास फंड्स हैं। ठीक है कि कुछ चीजों में विवाद हो जाते हैं, लेकिन हमने पत्रकारों के आर्थिक, कभी बीमार हो गया, कभी समस्या आ गई, उसके लिए हमने एक प्रकार का प्रोटेक्शन जो है हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया। हम ये दो मुख्य रूप से हमारे अट्रैक्शंस हैं। तीसरा जो है मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे अध्यक्ष और महामंत्री रहते हुए पूरे देश में 22 राज्य इकाइयां हमारे साथ जुड़ी है। 23वीं त्रिपुरा हमारे साथ जुड़ने जा रही है, आपके चैनल पर बता रहा हूँ 23वीं जुड़ने जा रही है। तो देश का बड़ा भूभाग जो है हम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मित्रों के माध्यम से कवर कर रहे हैं। क्षेत्र देखिए, एक और सबसे क्षेत्र में हम पत्रकारों के हित में क्या कर सकते हैं वैसा कर रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं कहता हूँ, देखिए आज पत्रकार को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसकी माँ बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, क्या करेगा वो, क्योंकि उसके पास इतना साधन नहीं है। मैंने जब से एनयूजे के अध्यक्ष के रूप में या महामंत्री के रूप में भूमिका अदा की, मैंने पूरे देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था करा करके पत्रकारों को संरक्षण देने वाली टीम तैयार की पूरे देश भर में। लोग, मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि लोग अपनी जेब से, जिसके पास थोड़ा सा आजीविका का साधन अच्छा है, वो कुछ हिस्सा इस प्रकार की मदद करते हैं। ये मेरे को बड़ी आत्मसंतुष्टि है और हम एनयूजे के रूप में इसलिए हमको लोग पसंद कर रहे हैं। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, एनयूजे के अध्यक्ष के नाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के बारे में मैंने कुछ बोला है, मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून के रूप में अपनी भूमिका अदा करे और पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त करे। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज, हमारी भूख जो है पैसा नहीं है, हमारी भूख खबर होती है। आज पूरे देश भर में ऐसे बातें सुनने को मिल रही हैं कि पत्रकारों को सचिवालय में जाने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, आप पहले एंट्री कराइए फिर जाइए। यदि पत्रकार एंट्री कराएगा तो मालूम नहीं चल जाएगा कि खबर लेने आया हो। तो जो हमारे लिए पहले मानक तय थे, उन्हीं मानकों के प्रति लौटिए और पत्रकार को फ्रेंडली लीजिए। सरकारों से, राज्यों से भी, केंद्र से भी हमारा आग्रह है कि पत्रकार को आप फ्रेंडली लीजिए, क्योंकि वो शत्रु नहीं है, उनको पूरी इज्जत मिले। पूरी इज्जत मिले। फ्रेंडली लेंगे तो आपके समझ में ये आएगा कि पत्रकार आपको एक जनता की नब्ज बताता है, वो जन सरोकार से ओतप्रोत होकर के आपके पास आता है और उस जनता को फायदा पहुंचाता है। उसको कुछ नहीं मिलता, वो तो दीपक है, अपने तले अंधेरा रखता है और खुद को सबको प्रकाश दे रहा है। आप मीडिया की परिभाषा को, हम जो सोचते हैं या पहले जो सोचते थे, उनके आधार पर आपने मुझसे सबसे पहले एक सवाल पूछा था, उसका मैं 1-2 लाइन का जवाब देना चाहता हूं कि पत्रकारिता का राजनीति से क्या होना चाहिए। आपने पूछा, मैं आपको बताता हूं। मैं देश के 3 बड़े पत्रकारों का नाम दे रहा हूं। पहला नाम हम इनका ले सकते हैं, अपने कुलदीप नैयर साहब का, और दूसरा नाम जो है हम ले सकते हैं इनका, अब मैं थोड़ा ना, तो हमारे जो पुराने लेखक हैं, उन लेखकों, राजेंद्र माथुर नहीं, ये तो नहीं चाहते, बड़े लोग जो थे, तो खुशवंत सिंह जी, कुलदीप नैयर जी और अरुण शौरी साहब, ये तीनों बड़े नाम हैं। आप इन तीनों को जब राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये मालूम चल जाएगा कि खुशवंत सिंह जी जो हैं वो विशुद्ध कांग्रेसी थे और कांग्रेस के साथ उनका अटैचमेंट था। आपको ये मालूम चल जाएगा कुलदीप नैयर साहब वामपंथी कार्ड होल्डर थे और अरुण शौरी जी अटल जी की सरकार में मिनिस्टर बने। तो इसलिए इन तीनों को यदि हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तब हमको 3 दल दिखाई देंगे, 3 विचारधारा दिखाई देंगी। लेकिन जब हम इनको पत्रकार मान करके चलेंगे तो एक रत्ती भर भी खोट दिखाई नहीं देगा। ये मूल पत्रकार थे, विचार कुछ भी हो सकता। इसलिए मेरा कहना यह है, जब हमने पत्रकार में विचारधारा देखना चालू कर दी, तब हम मान करके चल रहे हैं कि जो देखने वाला है उसका दृष्टिदोष है। पत्रकार सदैव पत्रकार रहता है, वो किसी विचारधारा का समर्थक हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता को नुकसान पहुंचा करके विचारधारा का समर्थक होगा, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं। एक बहुत अहम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी ने बहुत अच्छा एक काम किया है और दुनिया में अपनी धाक जमाई है। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे? देखिए, ये मार्क्स का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये कितना, मतलब उसको कितना सक्सेसफुल, ये जो है, ये एक ऐसा है, ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिस ऑपरेशन ने भारत को वैश्विक पटल पर ऐसा, जिसको कहते हैं ना विश्व वो ताकतवर के रूप में, और आप उस रणनीति को देखिए। आमतौर पर जो ये डिबेट चल रही है चैनल्स पर और ये चल रही है, ये तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रही है, लेकिन आप उस बात को गौर करिए, ये मालूम था
कि 3 दिन बाद जो है हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो 3 दिन में ही उतना सब कर दिया गया जितना करना चाहिए, उससे भी ज्यादा कर दिया। यदि ये धीरे धीरे करते तो रोक देते लोग बीच में, लेकिन पहले ही दिन नो अटैक, नो ठिकानों पर अटैक किया। दूसरे दिन उनका जो है सेना के संबंध में जो उनका सूचना तंत्र है ध्वस्त कर दिया, और तीसरे जहां से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे वो निपटा दिया 3 दिन। मतलब ये 100% सक्सेसफुल, 100% से भी ज्यादा नंबर का दिलवाओगे, हाँ। 100% से भी ज्यादा, क्योंकि जिस भारत ने केवल देश बदल करके आतंकवाद की निंदा की थी, उस भारत ने जाकर के ठोका है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति के साथ गड़बड़ होगी, विदेश नीति गड़बड़, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, मैं प्रमाणिक रूप से कह रहा हूं। देखिए, रक्षात्मक विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति बनाया गया है। भारत डरपोक नहीं है, कमजोर नहीं है, इसलिए आक्रामक विदेश नीति बनाई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बिना डरे बिना दबे ये हुआ है। आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज अन्य विषय उठाए जा रहे हैं। आप एक चीज देखिए कि जब पहलगाम घटनाक्रम हुआ और पहलगाम घटनाक्रम में एक वाक्य आया, तेरे को इसलिए छोड़ रहे हैं, मोदी को कह देना। मैं मोदी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत की सरकार को कह देना बोला है, मोदी व्यक्ति को नहीं कहा। और भारत की सरकार ने वो करके दिखाया है, कूटनीतिक तरीके से भी करके दिखाया, हमले के तरीके से भी करके दिखाया, और विश्व में हमने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज करके जो बातें बताई हैं, एक आवाज नहीं आई। तो ये पूछता है साहब, आपको युद्ध के समय कितने लोगों ने समर्थन दिया? ताकतवर व्यक्ति को कोई समर्थन नहीं देता। ताकतवर व्यक्ति को आकर के ये कहा जाता है कि अरे बहुत मारा भाई तने, बिल्कुल गलत बात है, नहीं मारना चाहिए था, ये कहा जाता है। भारत को एक भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि आपने इतना ज्यादा क्यों मारा। सबने ये कहा आत्मरक्षा के लिए आपको ये कार्रवाई करने का अधिकार था। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ने इस देश की प्रतिष्ठा को आसमान पर पहुंचाया है। मैं राजनीतिक खिलाफ किसको होगा किसको नहीं होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, ये हमारी भी, आपकी और हमारी दोनों चिंता का विषय नहीं, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए हैं। भारत की सामरिक शक्ति के बारे में, भारत के युद्ध कौशल के बारे में। और लोग जब ये बात कहते हैं ना कि साहब वो कश्मीर क्यों नहीं लिया गया पीओके वाला, उसमें तो विश्व ने लॉ माना है, मतलब एक विश्व ने नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि जमीनें जब जीती जाती हैं जब थल सेना जमीन पर आगे बढ़ती है। यहाँ तो थल सेना को बढ़ने की जरूरत नहीं थी, उंगली से बटन दबा रहे थे, वहां जा रहा था, गिर रहा था टारगेट पर। तो कमरों में बैठ करके जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, आपको मालूम है कि CDS चौहान साहब ने एक बात कही है, बहुत सीरियस है, हम पत्रकारों को उस पर दृष्टि डालना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए, आपके श्रोताओं को बताना चाहिए कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध रुकने वाले युद्ध नहीं है, ये ज्यादा नुकसानदायक और भयावह युद्ध है। इसलिए मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल सक्सेस है, लेकिन सक्सेस की सीमा से आगे जाता है। मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि आपके कुछ फोबिया होगी, तो वो फोबिया क्या है और उसके लिए आप क्या टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, मेरा 2 ही काम है, मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ, ये मेरा फिल्म देखना है? नहीं, मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरा इस बात पर विश्वास है। म्यूजिक सुनना? म्यूजिक निश्चित रूप से सुना जाता है, लेकिन मेरा इस बात पर विश्वास है कि जो काम पर्दे पर होता है और उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें बहुत इंटरेस्ट में नहीं रखता। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने यदि किसी की सेवा करना है तो प्रैक्टिकल करिए। आपका काम क्या है? पत्रकार के रूप में हमारा काम ये है कि उस पीड़ा को जनता के बीच में लेके जाए। हम ठीक है, हमारी पत्रकारिता किसी की भी देश भर में उसके समाधान तक नहीं पहुंची है, हम कोशिश करेंगे समाधान तक पत्रकारिता पहुंचाएं, लेकिन संगीत निश्चित रूप से मनुष्य को स्वास्थ्य देता है। और हम पत्रकारों को तो इतना तनाव रहता है कि ये लगता है कि अरे भाई इस खबर से कौन नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमारा मालिक हमको भी ये कहेगा कि तुमने हमारा वहाँ से। मैंने अभी एक कॉलम लिखा स्वालका जी, उसमें मैंने एक बहुत गंभीर बात लिखी है। हमको पीड़ा जब होती है जब हमारा पत्रकार जो मूल रूप से पत्रकारिता में जीता है, चरित्र पत्रकारिता है, और वो अपने संस्थान की एक व्यावसायिक फाइल लेकर के मंत्रालय पहुँचता है और वो वहाँ जाकर के मंत्री को सौंप करके रिक्वेस्ट करता है, वो पत्रकारिता वहाँ कितनी कमजोर हो जाती है, उसके बारे में धारणा कितनी कमजोर हो जाती है। ये हमारा चिंता का विषय है और हम निश्चित रूप से लगे हैं। हमारा तो जीवन क्या है, यदि कुछ समय भी किसी के लिए, पत्रकारों के लिए
काम आ जाए। अनेकों उदाहरण हैं, मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा कि हमने उस चेहरे को पढ़ा जिस चेहरे में तकलीफ दिखाई दे रही थी और हमने सरकार से मिलकर के उस चेहरे में खुशी लाने की कोशिश की। इसी से हमें संतोष होता है। हमारे बारे में लोग क्या हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं वो हमारा चिंता का विषय नहीं है। हमारी आत्मा में यदि संतुष्टि है और हम आंख मिलाने से नहीं डर रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी भी मनुष्य के लिए एक अच्छे आंकलन का तरीका हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेट्रो मिरर को इतना समय दिया और दुनिया भर की आपने जो बातें बताई वो शायद हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी भी लगेगी, पसंद भी आएगी और उनको कुछ पत्रकारिता के बारे में समझ और बढ़ जाएगी। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।